हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट 2026 फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस पेपर 2 की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। आपका एग्ज़ाम जैसे कि एग्ज़ाम सिटी आपके अनाउंस हो चुकी है, तो पता है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट दोनों अनाउंस हो चुके हैं। तो 7 और 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। 7 फरवरी को और 8 फरवरी को टाइम कम है, तो अभी हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ हमको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है, वही टर्म वाले। क्योंकि अगर आप सीटेट एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, तो सारे प्रश्न कैसे दिए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड दिए हैं। कई सारे प्रश्न तो एज इट इज स्टेटमेंट उठा के दे दिए हैं। तो सारे आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी कवर मतलब, अब देखिए ये तो टाइम नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाइए। एनसीईआरटी करना, आप क्या करिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए और फिर उससे आप थ्योरी कवर करिए। जैसे एक क्वेश्चन आया ना, तो इससे आपकी 3-4 चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ऐसे क्या होगा, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती चलेगी, यानी आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते चलेगा, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो आज की हमारी मैराथन क्लास कौन सी मैराथन क्लास है, 20वीं मैराथन क्लास है। इसके पहले 19 मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं, और उसके अलावा केमिस्ट्री की एक महामैराथन क्लास अलग से और फिजिक्स की अलग से महामैराथन क्लास प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपको ज़रूरत लगेगी, आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बायोलॉजी की इंडिविजुअल, जिसमें सीटेट के सिलेबस में जितना आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन मेंशन है, सारे बायोलॉजी के जो पोर्शन है, मतलब जो भी टॉपिक गिवन है आपके सीटेट के सिलेबस में, सब एक ही क्लास में करवा दिया जाएगा। पर उसके लिए अगर आपको ज़रूरत होगी तब। बाकी ये हमारे मिक्स क्वेश्चन की मैराथन क्लास चल ही रही हैं, यानी इस टाइम पे हम रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं। और इसमें कुछ प्रश्न आपके पीवाईक्यू होते हैं, जो कि ये बताने के लिए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे हमको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या है, स्टेटमेंट ए क्या है, SO2 यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। जल के साथ SO2 तथा NO2 का मिश्रण अम्लीय वर्षा कहलाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला कथन आपका क्या दिया है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखेगा आपको। ठीक, पहला कथन इसमें क्या दिया है कि कोयला जो SO2 है वो जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होता है। अब जीवाश्म ईंधन मतलब क्या होगा, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, जब इनका दहन होता है ना, ये जलते हैं, तो क्या होता है SO2। अब इन सब में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो जब इनका दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनती है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। अब दूसरा कथन क्या कहता है कि जल के साथ SO2 तथा NO2 का मिश्रण अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब वो कैसे, जैसे वाहन है, कारखानों से, इनसे जो गैसें निकलती हैं, कौन सी गैसें निकलती हैं, SO2 निकलती है, और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं। जब ये गैसें वातावरण में जाके जल वाष्प यानी H2O से मिलती हैं ना, तो ये किसका निर्माण करती हैं, H2SO4 और HNO3 का निर्माण करती है। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन तो क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। यही गैसें अम्ल वर्षा के रूप में जमीन पे गिरती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है, उसको हमने डिटेल में पढ़ भी लिया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पत्थरों की कटाई तथा पिसाई में लगे मजदूरों को सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। कैडमियम से श्वसन व हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। नाम निकल गया, इटाई रोग उत्पन्न हो जाता है। अब क्या दिया है प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पत्थरों की कटाई तथा पिसाई में लगे मजदूरों को सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। देखिए जो मजदूर हैं वो पत्थरों की कटाई पिसाई करते हैं ना, तो पत्थरों की कटाई पिसाई से SiO2, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिका, क्या बोला जाता है, सिलिका, सिलिका की बहुत महीन जो धूल निकलती है ना, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। अब इस धूल में जो मजदूर लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक काम करेगा, तो उसको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, जो सिलिकोसिस रोग है ना, ये खदान में जो काम कर रहे हैं मजदूर होते हैं, जो पत्थर तोड़ने वाले मजदूर होते हैं, उनको ये रोग ज़्यादातर होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कैडमियम से श्वसन व हृदय संबंधी रोग हो जाता है। बिल्कुल सही, कैडमियम क्या है, एक विषैली भारी धातु है। यानी कैडमियम कैसी धातु है, एक हैवी मेटल है।
ठीक है। विषैली एक हैवी मेटल है, इससे एक प्रसिद्ध रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इटाई, इटाई बोला जाता है। ठीक है। इस रोग से क्या होता है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होती है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, साथ ही हमको बोन में दर्द रहता है, यानी हड्डियों में पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, कमजोरी होती है, कमजोरी के साथ साथ कमजोरी रहेगी, कमजोरी के साथ साथ गुर्दे की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सब किसमें होता है, इटाई, इटाई रोग में होता है, जो कि किसके कारण होता है, कैडमियम की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। ये आपका सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। देखिए दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। क्यों माना जाता है, कंप्लीट संपूर्ण आहार, बैलेंस डाइट एक माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, प्रोटीन भी रहता है, प्रोटीन के अलावा उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, कैल्शियम, उसके अलावा विटामिन डी देखने को मिलता है और फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, इसीलिए उसको कंप्लीट आहार उसको कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है। अब प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का काम है मरम्मत करना और वृद्धि करना, बॉडी की मरम्मत और वृद्धि करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। कैल्शियम क्या करता है, बोन को, हड्डियों को और टीथ को, दांतों को मजबूत करने का काम करता है। विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम का अवशोषण कराता है। क्या कराता है, कैल्शियम का अवशोषण कराता है। और वसा पाया जाता है, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं जो कि एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है। तो दूध में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पर हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, दूध में आयरन जो होता है लोहा ना के बराबर पाया जाता है। बिल्कुल यही मान सकते हैं कि दूध में आयरन नहीं पाया जाता। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी भी दूध में नहीं पाया जाता। ये दो चीज़ें, आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसीलिए अगर अब नई एनसीईआरटी को फॉलो करें ना, तो नई एनसीईआरटी में अब दूध को बैलेंस मतलब कंप्लीट आहार, उसको संपूर्ण आहार नहीं माना गया है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन, आयरन, आयरन दिया है तो ये दूध का पोषक तत्व तो नहीं है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन, तो विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, विटामिन एक्स की हीनता यानी कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड को आपको बताना है। एक्स की जगह विटामिन बी, वाई की जगह कैल्शियम और जेड की जगह हरी पत्तियों वाले वनस्पति। एक्स की जगह विटामिन ए, वाई की जगह फॉस्फोरस, जेड की जगह कुक्कुट उत्पाद। एक्स की जगह विटामिन डी, वाई की जगह कैल्शियम, जेड की जगह दुग्ध उत्पाद। एक्स की जगह विटामिन सी, वाई की जगह आयरन और जेड की जगह नींबू वंश के फल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि विटामिन एक्स की कमी से क्या होता है, मसूड़ों से खून बहने लगता है। तो मसूड़ों से खून कौन से विटामिन की कमी किससे होता है, या किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एक एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको स्कर्वी रोग कहा जाता है, जिसमें कि मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है। अब विटामिन सी या विटामिन वाई खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन सी किसके अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो कौन से खनिज लवण का अवशोषण नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अब एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स की जगह क्या आ गया, देखिए एक्स की जगह पे क्या आ गया, विटामिन सी आ गया। वाई की जगह पे क्या आ गया, आयरन आ गया। अब यहाँ पे जेड है। अब जो विटामिन सी है, पूछा है कि एक्स जेड में पाया जाता है, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये नींबू वंश के फलों में पाया जाता है। नींबू वंश के फल मतलब क्या समझते हैं, खट्टे फलों में। किन में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्स की जगह पे विटामिन सी हो जाएगा, वाई की जगह पे आयरन हो जाएगा और जेड की जगह पे नींबू वंश के फल, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जब मोमबत्ती जलती है, ये भी आपका सीटेट में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आकार घटता है, यह मोम का पिघलना है, लपेट एवं कालिक प्रदर्शित होती है, पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है। उपरोक्त प्रेक्षणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए भौतिक परिवर्तन, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। सी रासायनिक परिवर्तन और बाकी सारे भौतिक परिवर्तन हैं। ए बी भौतिक परिवर्तन, सी डी रासायनिक परिवर्तन है। ए बी सी भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। पर इसको बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हालांकि इसको मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी क्लासेस में भी और एमसीक्यू जो मैराथन क्लास चल रही है इनमें भी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन में आकार या फिर अवस्था बदलता है। ठीक है, पदार्थ का गुण कभी नहीं बदलता, या तो आकार बदलेगा, अवस्था बदलेगा, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। और ये हमेशा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि जैसे बर्फ़ से हम क्या बना दिए, पानी बना दिए, और पानी से हम वापस से क्या बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। वहीं पे अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें हमेशा नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। इसके जो गुण होते हैं ना, गुण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। गुण परिवर्तित होके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी पलटने योग्य नहीं होता है। अब इसमें क्या है, जैसे कागज़ का फटना है ना, बर्फ़ के टुकड़े होना, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का फटना, ये सब किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, पाचन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। जलना, ये रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन अवस्था अगर परिवर्तन हो रहा, आकार परिवर्तन हो रहा, तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। अब देखिए, अब चारों स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसका आकार, अभी हमने पढ़ा कि आकार और अवस्था परिवर्तन किस में आता है, भौतिक में। तो इसको लिख दें पी से, ये पी से मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। या मोम का पिघलना है, अब पिघलना है, जमना, ये सब किस में आ जाता है, फिजिकल चेंज में। लपेट एवं कालिक प्रदर्शित करना, लपेट एवं कालिक प्रदर्शित मतलब क्या है कि काजल जैसे कोयले रूप में परिवर्तित हो रहा, तो ये कब परिवर्तित होगा, जब ये जलेगा। तो किसी चीज़ का जलना कौन सा परिवर्तन आता है, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन आता है। पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है, अब यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव, गैस ये बदल रही है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रही, तो किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी बस क्या है, सी बस है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। बाकी जो है ए बी और डी ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, कारण दीजिए। निम्न कारण कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए। ठीक, दोनों उच्च क्रियाशील हैं एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं। दोनों उच्च विषैले एवं विषैली फ्यूम्स देते हैं। दोनों उच्च क्रियाशील एवं वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। केरोसिन वायु में धातु का ऑक्सीजन से क्रिया को रोकने में सहायता करता है। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने ये 4 कारण दिए। अब इन कारणों में से कौन सा कारण सही है, इसका कूट भी दिया है। ये देखिए, केवल ए, केवल बी, सी और डी, या सी और बी। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कारण इन 4 कारणों में से सही है। तो एक एक कारण को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये होते क्या हैं। तो सोडियम, पोटेशियम ये अल्कलाई मेटल्स यानी क्षार धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, क्षार धातुएं होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ये धातुएं जैसे ही हवा में आती हैं ना, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करने लगती हैं, जलने लगती हैं। इसी से बचाव के लिए इनको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। अब क्या दिया है कि दोनों उच्च क्रियाशील हैं एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। CO2 से क्रिया नहीं करते हैं, किससे क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। दूसरा दिया है दोनों उच्च विषैले एवं विषैली गैस छोड़ते हैं। तो बताइए ये धातुएं क्या विषैली होती हैं, तो ये विषैली गैस नहीं छोड़ती हैं, बस बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, और ये वातावरण में आके ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों उच्च क्रियाशील हैं एवं वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, करेक्ट है, दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। केरोसिन वायु धातु की ऑक्सीजन से क्रिया को रोकने में सहायता करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो केरोसिन है ना, वो धातु को हवा से अलग करने का काम करता है। जब वो हवा से अलग रहेगा तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे वो रिएक्ट करके जलेगा नहीं। तो यहाँ पे सी भी सही है और डी भी सही है। अब देखते हैं सी और डी किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकेंड पे, थर्ड पहले लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में सी और डी ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
15 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल, कितना बल आवश्यक होगा? 250 न्यूटन, 500 न्यूटन, 0 न्यूटन या फिर 50 न्यूटन। कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा। देखिए, नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ना उसका वेग बदले, यानी ना उसकी चाल बदले, ठीक है, और ना ही उसकी दिशा बदले। तो यहाँ के पे क्या दिया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। ठीक है, इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी? तो वेग, नियत वेग मतलब वेग नहीं बदल रहा। जब वेग ही नहीं बदल रहा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो बताइए त्वरण क्या होगा? त्वरण भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय होता है ना। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण होगा। पर जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब भी किसी वस्तु पे कोई भी इनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बाह्य बल नहीं काम करेगा, यानी इस असंतुलित बाह्य बल से मतलब क्या समझते हैं कि जितना फोर्स उसको संतुलन में लगने, मतलब संतुलन अवस्था बनाए रखने में लगा है, उससे ज़्यादा बल या फिर उससे कम बल लगे, इसी को क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। तो जब तक किसी वस्तु पे कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, तो अगर वस्तु विराम में है तो कैसी रहेगी? विराम में। और अगर वस्तु गति में है तो अपने आप को गति में ही रखना चाहेगी। अब यहाँ पे देखिए, जो सतह है, सतह कैसी है? घर्षण रहित है, ठीक है, यानी स्मूथ सतह है। अब जब चिकनी सतह है, स्मूथ सतह है, घर्षण लग नहीं रहा, तो यानी कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन से बल नहीं लग रहा। जब कोई भी ऑपोजिट बल या विरोधी बल नहीं लग रहा, तो वेग बनाए रखने के लिए क्या किसी अदर बल की जरूरत होगी? नहीं होगी। अरे भाई, जब कोई भी विरोध बल नहीं लग रहा तो वस्तु विराम में होगी तो विराम अवस्था में अपनी बनी रहेगी, या फिर गति में होगी तो गति अवस्था में बनी रहेगी, क्योंकि त्वरण तो वैसे भी शून्य है। तो इसके लिए किसी भी बल की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 0 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज देखा। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो फॉर्मूले के रूप में क्या होगा? देखिए, क्या दिया है आपका? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना दिया है? मास आपका दिया है 15 kg, है ना। और एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला कि अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा जीरो। इसे पे पुट कर दीजिए, 15 गुणे जीरो, यानी बल कितना आ जाएगा? बल आ जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबे कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े का गोल चक्ति की आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रख कर फिर उस पर बोझा रखते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं? बोझ का प्रणोद घटा देते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, या अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुल मिला के किसकी बात की गई है? दाब की बात की गई है। तो दाब यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर क्या होता है? ऐसे लिख देते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूले से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रहा होगा कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम जो कील दीवार पे ठोकने वाले होते हैं ना, तो वो कील कैसी बनाई जाती है? उसका नोक बिल्कुल देखिए शार्प नुकीला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जितना ही कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या लगाएगा? दाब लगाएगा और दीवार में अच्छे से घुस जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी लकड़ी के ऐसे गुट्ठा, इतना चौड़ा उसके गुट्ठा है, अब उसको दीवार में ठोक के देखिए, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, और क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है?
यहाँ पे वो अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा रहा। देखिए पहले क्या था कि ये सामान मान लीजिए इस आकार का है, तो ये ऐसे ही जाके सर पे रख जाता, तो इससे क्या होता, ये दाब ज़्यादा लगाता और सर पे ये सामान है वो चुभता। पर अब देखिए वो क्या किया, एक गोल गोल कपड़े का चकती बना लिया, अब इस पे सामान रख रहा। तो यानी देखिए अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। जब क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया तो दाब क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा कम। तो कुली क्या करते हैं, अपने सिर पे जो चकती बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि सिर पे जो बोझ के संपर्क क्षेत्र है वो संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए, जिससे दाब कम लगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, चक्रदोला मैरी गो राउंड, चक्रदोला मतलब गोल गोल घूमने वाला, 10 मीटर पर सेकंड की अपरिवर्ती गति से घूमता है। इसका निहितार्थ यह है कि, इसका मतलब यह है कि वह एक समान वेग से घूम रहा है, एक समान त्वरण से घूम रहा, एक समान गति से घूम रहा, एक दूसरे के सापेक्ष सिंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 मीटर है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। स्पीड यानी गति बराबर क्या होती है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, पर वेग बराबर क्या होता है, वेग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो गति पे डिपेंड करता है, दूसरा दिशा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए गति कैसी है, चक्रदोला यानी कैसी गति है, राउंड राउंड गति है, वृत्तीय गति है, जिसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। क्या बोला जाएगा, वृत्तीय गति। अब बताइए वृत्तीय गति में क्या होता है, भले ही यहाँ पे क्या दिया है, चाल समान दिया है। चाल समान क्या दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, अपरिवर्तित चाल से, मतलब वो बदल नहीं रही है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन वृत्तीय गति में हमको क्या पता है कि अगर वृत्तीय गति हो रही है तो दिशा हर क्षण क्या होती है, बदलती रहती है। अब जब दिशा हर क्षण बदलती रहती है तो दिशा बदल गई तो यानी वेग भी क्या हो जाएगा, वेग भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि चाल भले ही समान है, दिशा बदलने से वेग बदल जाता है। भले देखिए अगर गति समान है, दिशा बदल रहा तो वेग बदलेगा, और अगर गति भी बदल रही, दिशा भी बदल रहा, तब भी वेग बदलेगा। अगर गति बदल रही है, दिशा नहीं बदल रहा, तब भी वेग बदलेगा। कुल मिला के वेग में अगर एक भी चीज़ बदली, चाहे गति बदले चाहे दिशा बदले, तब भी वेग में परिवर्तन होता है। अब जब वेग बदलेगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा तो त्वरण भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न पे, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक समान वेग। अब देखिए एक समान वेग होगा कि नहीं, कि वेग बदलेगा, एक समान वेग बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कैसी गति बोली है, वृत्तीय गति बोली है। अब वृत्तीय गति में दिशा बदल रहा तो वेग भी बदलेगा, तो वेग एक समान कहाँ से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एक समान त्वरण। अरे जब वेग ही एक समान नहीं है तो त्वरण कैसे होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन बटे समय ही तो क्या होता है, त्वरण होता है। तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा तो त्वरण एक समान कैसे होगा। ठीक, एक समान गति से घूम रहा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड की अपरिवर्तित गति से घूम रहा, यानी गति एक समान दिया है 10 मीटर पर सेकंड। वो दिशा में बदलाव के कारण वेग में बदलाव हो रहा, त्वरण में बदलाव हो रहा है, गति में बदलाव के कारण नहीं। एक दूसरे के सापेक्ष सिंघों द्वारा की गई वास्तविक दूरी। देखिए वास्तविक दूरी की यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे गति दी है 10 मीटर पर सेकंड, पर 10 मीटर कोई दूरी का यहाँ पे कोई भी बात यहाँ पे नहीं आई है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। ये आपका सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है खसरा, पोलियो, टाइफाइड। खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस है। चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस है। हालांकि ये जो वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, सभी बीमारियां मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एक तो आपका थ्योरी में भी पढ़ा चुकी हूँ, दूसरा आपकी मैराथन क्लासेस में भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए जो खसरा होता है, खसरा किसके वजह से होता है, खसरा तो वायरस की वजह से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप टाइफाइड देखिए, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे वायरस से पूछा है, खसरा फिर वायरस से होता है, टाइफाइड और जो टीबी होता है ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। चिकन पॉक्स, यहाँ पे देखिए मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, चिकन पॉक्स तो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, तो ये भी गलत
गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा या फिर इसको मीजल्स बोलते हैं, ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के कारण। चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होता है और हेपेटाइटिस ए भी वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के जीवों का मिलान सूची दूसरे में सेकंड में दिए गए कार्य से कीजिए। ये भी आपका सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 है और सूची सेकंड है। लैक्टोबैसिलस नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रोटोजोआ एड्स, राइजोबियम मलेरिया, विषाणु दही का जमना। अब इसको आपको क्या करना है? करेक्ट मैच कराना है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक विषाणु होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तीसरा है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है। राइजोबियम जो दलहनी पौधों में पाया जाता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा फर्स्ट। वहीं पे विषाणु, विषाणु से क्या होते हैं? विषाणु से कौन सा रोग होता है? वायरस के द्वारा होने वाले रोग में क्या है? एड्स है। तो डी का हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। अब ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट, ए बी सी डी। ठीक है, यही सभी में फॉलो होगा। तो ए का क्या है? फोर्थ। ए का फोर्थ, तो ये वाले क्या हो गए? कैंसिल। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सी का फर्स्ट यानी राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है और डी का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है? यानी कुल मिला के ये पूछा है कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ये कॉमन है, सबको पता होता है। बाकी टाइफाइड तो ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। अब देखिए छोटी माता छोटी चेचक ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है। बाकी टीबी जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो लेकिन छोटी माता की वजह से ये भी गलत हो गया। छोटी माता यहाँ पे दिया है, इन्फ्लुएंजा दिया है। छोटी माता इन्फ्लुएंजा दोनों वायरस के कारण होने वाले रोग है। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। न्यूमोनिया ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। अनियादी बुखार यानी टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। वहीं पे न्यूमोनिया किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। न्यूमोनी के कारण होने वाला रोग है। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये तीनों किसके कारण होने वाले रोग हैं? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम लिखिए। युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, फिर भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण। युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, युग्मनज। ठीक है। तो युग्मनज मतलब क्या समझते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, युग्मनज मतलब गैमीट की बात हो रही है, गैमीट। ठीक है। और निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, ये सबको पता है, निषेचन। ठीक है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या दिया है? यहाँ पे युग्मनज नहीं होगा, यहाँ पे होगा युग्मक। युग्मक यानी गैमीट। फिर आ जाता है युग्मनज। युग्मनज मतलब क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है? जाइगोट। और लास्ट में भ्रूण मतलब क्या होता है? भ्रूण मतलब है एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? युग्मक बनता है यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट मतलब कि जो नर शुक्राणु है और मादा अंडाणु है ये बनते हैं। यानी कुल मिला के किसका गैमीट में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा यानी युग्मक का निर्माण होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? यानी निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडाणु
का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, यानी युग्मनज का निर्माण होगा। फिर जाइगोट के बाद वही क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो यानी पहले क्या होगा, गैमीट, गैमीट को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। तो पहले युग्मक बनेगा, युग्मक बनना, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाके भ्रूण का निर्माण होगा। गैमीट बनता है यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा, फिर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होगा, फिर उसके निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। फिर जाइगोट निर्माण के बाद वही जाइगोट किस में बदल जाता है, भ्रूण में, एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी सहायता करता है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो देखिए इंसुलिन क्या होता है, ये अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। वहीं पे एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है। क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, स्त्रियों में सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण होते हैं ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनको विकास करने का काम करता है। यानी जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किससे, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है। एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन कैसा हार्मोन होता है, आपातकालीन हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन होता है। आपातकालीन हार्मोन मतलब क्या है कि ये डर, भय, क्रोध, इस वक्त पे ये क्या करता है, काम करता है। ये डर में, गुस्से में क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा ही है कि जब क्रोध, शर्मिंदगी, चिंता, इस यानी एंजाइटी वाले में, तनाव के टाइम पे कौन सा हार्मोन काम करता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है और वह जाते समय 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय कितना, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल पूछा है। तो देखिए, जाने की दूरी क्या है, जाने की दूरी है 5 किलोमीटर। अब जब वो घर से, ये मायरा का घर है, ये उसकी सहेली का घर है, तो जब जाने की दूरी 5 मीटर है तो यहाँ पे वापस जब वो घर लौटेगी तो घर लौटने की भी दूरी 5 मीटर होगी कि नहीं होगी। तो जाने की दूरी भी 5 मीटर और लौटने की दूरी भी 5 मीटर, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी 5 + 5 यानी कितना हो जाएगी, 10 मीटर की कुल दूरी हो जाएगी। अब जाने की समय, जाते समय जो चाल है, जाते समय की चाल कितनी है, फर्स्ट चाल इसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड चाल है, लौटते समय की चाल है, तो लौटते समय की चाल कितनी है, ये है 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जाने इस समय की, जाने का जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, अगर हम समय निकालेंगे कि जाने का समय कितना होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी है, दूरी है 5। ठीक है, जाने की दूरी कितनी है 5 और जाने का चाल कितना है 12, तो 5/12 समय आ जाएगा। और दूसरा समय क्या है कि यही दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूसरा दूरी कितनी है, लौटने की भी दूरी 5 है और दूसरी चाल कितनी है 8। तो ये क्या है, ये है सेकंड समय। ठीक है, ये पहला समय और ये है सेकंड समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बताइए कितना होगा, 5/12 + 5/8। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 25/24, ये क्या हो जाएगा, 25/24 ये आ जाएगा समय। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये बढ़ा लेते हैं, समय क्या आ गया, 25/24, यहाँ पे लिख देते हैं, समय बराबर 25/24 आ गया। अब देखिए, औसत हमको चाल निकालना है, क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है 10 किलोमीटर।
कुल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है और कुल समय कितना है 25/24 है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 × 24 बटे क्या हो जाएगा 25। अब जब इसको काटेंगे ना तो 5 दूनी 10 पचम 25, फिर ये कट के कट पीट के आपका क्या आ जाएगा 24 दूना चाहे ऐसे कर लीजिए 48, फिर उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5×9 = 45 और कितना बचा 3, 5 × 6 = 30 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया है तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 9.6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल आपके सीटेड ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेड हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे आप इसी प्रश्न को देख लीजिए तो यही प्रश्न आपके सीटेड 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जुलाई 2019 में। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पीवाईक्यू प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जिनकी आने की पूरी संभावना है कि ये रिपीट होके आ सकते हैं या इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, बिल्कुल प्रश्नों को रटना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।